हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पंकज रोड पर चल रहा है। दिन का समय है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर कैसे आया। हालांकि जिस रोड पे वो चल रहा था वो रोड काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थी, क्योंकि इससे पहले भी वो उस रोड पर कई बार आ जा चुका है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी पंकज के लिए कि वो यहाँ पर कैसे आया। उसके अलावा पंकज मुंबई में रहता। मुंबई का रोड कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा, चाहे सुबह हो या शाम। लेकिन आज जब पंकज इस रोड पे चल रहा था तब आजू बाजू कोई भी नहीं, एकदम सन्नाटा, मानो कि मुंबई में कर्फ्यू लग गया हो। तभी पंकज की नजर सामने जाती देखता है कि बहुत सारा धुआं निकल रहा है। उस धुएं की वजह से आसमान पूरा कवर हो चुका है, मानो वहां पर बहुत बड़ी आग लगी हो। तो पंकज उस धुएं का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंचा तो देखता है कि आंखों के सामने एक बड़ा सा टावर जल रहा था। हर एक फ्लोर में आग लगी हुई थी और हर एक फ्लोर से धुआं निकल रहा था। वो धुआं इतना ज्यादा था जिसकी वजह से पूरे एरिया में धुआं धुआं हो गया था। तब पंकज की नजर बिल्डिंग के ऊपर जाती देखता है कि ऊपर से कोई लाशों को नीचे फेंक रहा है, बहुत सारी लाशों को फेंक रहा है। पंकज पैनिक करता और यहाँ हुआ देखता है, लेकिन आजू बाजू कोई भी नहीं रहता। पंकज बहुत जोर से चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनकर वहां पर नहीं आता है। तब पंकज क्या महसूस करता है कि जो आग अब सामने लगी है वही आग की लपटें अब पंकज अपने शरीर में महसूस कर रहा था। धीरे धीरे मानो कि वो आग में वो खुद ही जल रहा हो। तब वो अपने हाथ को देखता तो उसके हाथों के बाल भी पूरे जलने लगते हैं और पंकज जलन की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है, एकदम तड़पने लगता है। तब पंकज की आंख खुलती है, देखता है तो वो सपना देख रहा था। वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। वो उठकर पानी पीता है। लगता है हम लोग कहानी में काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि पंकज के साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है पंकज से, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। खैर बचपन में यानी कि स्कूल के डेज में इसने पहली बार मूवी देखा था अपने फादर के साथ जाके। अब दूसरे लोग मूवी में एंटरटेनमेंट होते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन पंकज उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। पंकज पहली मूवी देखने के बाद ये सोच रहा था कि इसे बनाया कैसा गया, कैसे उन्होंने कहानी को लिखे, कैसे उन लोग ने हर एक किरदार को लिखे और डायरेक्टर हमें इस मूवी के थ्रू बताना क्या चाह रहा है। यानी कि जब उसने पहली बार मूवी देखा था तो मूवी ने उस पर ऐसी छाप छोड़ी थी जिसके बाद से बचपन से लेकर जवानी तक उसने अपनी लाइफ को स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्शन और फिल्म कैसे बनाते उसी में डेडिकेट कर दिया। खैर पंकज की लाइफ में तब एक चेंज आया जब वो कॉलेज में एडमिशन लिया। अब वहां पर उसको कॉलेज में नाटक या आप लोग इंग्लिश में बोलो तो प्लेस करते हैं, तो पंकज को मौका मिल गया प्लेस लिखने का, साथ साथ कभी कभी एक्ट भी करने का और कुछ प्लेस को डायरेक्ट भी करने का। अब धीरे धीरे पंकज इस चीज़ में इतना ज़्यादा माहिर हो गया कि पूरे कॉलेज में वो फेमस हो गया। खैर अब कॉलेज ख़त्म होने वाला था और तब तक सबको पता चल गया कि कॉलेज के बाद पंकज फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा और एक अच्छा राइटर या डायरेक्टर बनेगा। पंकज को पता था कि फिल्मों में जाना इतना आसान है नहीं, तो वो डिसाइड करता है हॉलीवुड में ट्राई करने से पहले अपनी एक साइकोलॉजिकल हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो लोग बोलते हैं यार आइडिया तो बहुत अच्छा है। पंकज का एक दोस्त बोलता है कि यार हमारे इंडिया में इतने सारी हॉन्टेड प्लेसेस है और गुजरात का डुमस बीच तो एशिया के मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में से एक होता है, तो क्यों ना तू वहां जाकर उस बीच पर रिसर्च कर और उसको लेकर एक साइकोलॉजिकल हॉरर शॉर्ट फिल्म बना दे। तो पंकज सोचा यार आइडिया तो ठीक है। अब पंकज ने कुछ क्रू मेंबर्स को इकट्ठा किया, उनकी टीम बन गई। पूरा दिन गुजरात जाने से पहले उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि उससे रिलेटेड कौन सी कहानियां हैं और कैसे मैं चीज़ों को आगे लिख सकता हूँ। तो पूरा दिन उसने डुमस बीच के बारे में रिसर्च किया और नेक्स्ट डे उसको गुजरात के लिए निकलना था, तो वो रात को सो गया। अब रात को उसने वही सपना देखा जो मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था। खैर जैसे उसने आँख खोला तो पूरा पसीना पसीना हो गया था। उसने एक गिलास पानी पिया और सोचा यार कितना अजीब सा सपना देखा मैंने यार, कैसे वो बिल्डिंग में आग लगी थी, कैसे वो लाशें कोई नीचे फेंक रहा था। आज से पहले मैंने इतना डरावना सपना तो नहीं देखा। तब उसने सोचा कि हो सकता है कि यार मैं पूरा दिन डुमस बीच के बारे में सोच रहा था, तो शायद उसी वजह से मुझे ये भयानक सपना दिखा। वो इस बात को टाल कर खैर सुबह हो गई और वो अपनी तैयारी करने में लग गया। ट्रेन पकड़ा और मुंबई से गुजरात चला गया। तो पंकज अपने कुछ दोस्तों के साथ डुमस बीच चला गया और डुमस बीच को लगकर बहुत सारी होटल्स है, तो वहां पर एक कमरा बुक कर दिया। खैर अब दिन में पंकज अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ डुमस बीच गया। वहां जाने के बाद वो देखता है
कि मुंबई में जिस तरीके से लोग चौपाटी पर आते हैं वैसे ही बिल्कुल डुमस बीच पर भी उसी तरह के लोग आते हैं अपने परिवार के साथ और इंजॉय करते हैं। लेकिन इस बीच की एक खास बात थी कि यहाँ की जो रेत थी यानी कि बालू, वो ब्राउन नहीं बल्कि काली थी। अब वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले डुमस बीच में शमशान भूमि थी, तो जब अस्थियां जलती थी तो जलने के बाद वो जो राख होती है शरीर की, वो राख उस रेत में मिल जाती थी। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा बीच की जो रेत है वो काली है। वो शमशान भूमि की वजह से, उन अस्थियों की वजह से, उन मुर्दों की राख की वजह से उस पूरे बीच में आत्माएं भटकती है, बहुत सारी आत्माएं भटकती है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हुई है जिस वजह से वो एशिया का मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। उसके अलावा जब वो बीच पर यहाँ वहाँ घूमता है तो उसको ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता है, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। उस बीच पर यहाँ वहाँ घूमता है और लोगों से बात करने की कोशिश करता है, जो लोग वहां पर घूमने के लिए आए उनसे ये पूछने की कोशिश करता है कि जो जो चीजें पैरानॉर्मल चीजें मैंने पढ़ी है इस बीच के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है। तो वो एक दो लोग को पूछता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो खुद घूमने के लिए आए तो हमको तो पता नहीं। कुछ लोगों से पूछता है तो लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, कुछ लोग जले हुए लोग नजर आते हैं, तो कुछ बच्चे नजर आते हैं, कुछ औरतें नजर आती है, कुछ बूढ़े नजर आते हैं, कुछ लोग दिख के गायब हो जाते हैं, मतलब अलग अलग बातें बोल रहे थे। तो पंकज काफी क्यूरियस हो गया था सुनकर। तब शाम का वक्त करीब हो रहा होता है, तब वो दूर से सीटी की आवाज सुनता है और वो देखता तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां से चलकर आ रहा होता है और वो सीटी बजा रहा होता है और सबको बोलता है चलो शाम हो गई है, चलो चलो अपने अपने घर पे जाओ, सब लोग अपने अपने घर पे जाओ। तो पंकज सोचते यार, मैंने बॉम्बे में या मुंबई में तो कभी ये चीज नोटिस नहीं किया कि चौपाटी पर कोई सा सिक्योरिटी गार्ड शाम होते ही सबको भेज रहा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, बोलता है कि सर आप शाम को 5:30-6 बज रहा, आप इतनी जल्दी क्यों सबको भेज रहे हो घर पे, ऐसी क्या बात है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है देखो मुझे मेरा काम मत सिखाओ, ये हमारा रोज का काम है, कुछ सवाल जवाब मत करो, बस आप लोग का जाने का टाइम होगा आप लोग चले जाओ। तो पंकज बोलता है एटलीस्ट सर एटलीस्ट बताओ तो सही, देखो तुम्हें पूछना तो किसी और से पूछो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अभी ऑलरेडी शाम हो चुकी है, सबको जल्दी जल्दी निकालना है यहाँ से। तो पंकज ये सुनकर अपने क्रू मेंबर्स के साथ वापस होटल चले जाता है। अब वो रात को होटल में डिसाइड करता है कि एक्चुअल बीच में क्या होता है, अगर ये मुझे पता करना है तो मुझे खुद ही आज रात को बीच पे जाना होगा। अब कोइंसिडेंटली जिस रात को वो बीच पे जाने का डिसाइड करता है वो रात होती है अमावस की रात। और ऐसा कहते हैं कि अमावस की रात में जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उस रात को उनके दिखने की या खुद की मौजूदगी को बहुत ही आसानी की तरीके से वो लोगों को जाहिर कर सकते हैं। खैर अब रात के कुछ 12-12:30 बजे पंकज होटल से निकला अकेले गाड़ी लेकर। अब वो डुमस बीच के कुछ दूर अपनी गाड़ी को रोका और वहां से वॉकिंग करते करते बीच पर चला गया। अब वो जैसे बीच में घुसा है तो चीजें ठीक ठाक है, लेकिन जो चीज वो सुबह महसूस कर रहा था ना, एक नॉर्मल साधारण सा बीच, अब रात को यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। पूरा सन्नाटा, एक इंसान नहीं, ना ही कोई एक शॉप, ना कोई लाइट, गुप्त अंधेरा। को तेज हवाओं की आवाज प्लस समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। और जैसे ही वो अंदर घुसा तो हवा में कुछ दबाव था, मानो कि कोई उसको कंप्रेस कर रहा है वहां पर। लेकिन किसी तरह से वो खुद को एडजस्ट करते हुए बीच के अंदर घुसा। बीच के अंदर गया तब उसके कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी और साथ साथ कुत्तों के रोने की भी आवाज आने लगी। तब पंकज ने यहाँ वहां देखा तो यहाँ आजू बाजू कोई नहीं, मगर वो कुत्तों की आवाज ऐसा लग रहा है कि बहुत करीब से आ रही है। लेकिन वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको एक भी कुत्ता नहीं नजर आ रहा है। खैर उसने इस बात को इग्नोर करा और वो थोड़ा और अंदर बीच में गया। वहां पर चट्टान यानी पत्थर थे, तो वो पत्थर पे बैठा। बैठने के बाद सोचा कि कुछ देर मैं यहीं बैठता हूँ और अगर मुझे कुछ फील होता है तो ठीक है, वरना मैं वापस होटल में चले जाऊंगा। अब तक उसको कुछ ऐसी चीज फील नहीं हुई थी या कुछ उसने ऐसी चीज महसूस नहीं करी जिस वजह से उसको डर लगे। कुत्ते का रोना और भौंकना उसको नॉर्मली लगा था। क्या तभी वो क्या सुनता है थोड़ी देर के बाद कि कुछ बच्चों की आवाज आ रही है। तो वो जैसे मुंडी घुमा के देखता तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, 3-4 बच्चे थे कुछ, और वो बच्चे अच्छे घर के कपड़े पहने हुए थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तीनों बच्चों में एक चीज कॉमन थी कि तीनों की तीनों भीगे हुए थे, पानी में पूरा भीगे हुए थे। जैसे कि आप लोग जू बीच में जाते हो, आप लोग नहाते हो तो हौलिया कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन वो अच्छे कपड़े पहने हुए तो पूरा, और ये तीनों की स्किन
एकदम सफेद पड़ी हुई थी, एकदम सफेद। मानो कि अगर आप लोग अपने हाथ को पानी में डुबा के रखो तो आपके हाथ की स्किन कैसी हो जाती है, एकदम सफेद और एकदम अजीब सी हो जाती है ना, बिल्कुल वो बच्चों की स्किन वैसी हो गई थी। तो पंकज उन तीनों को देखकर सबसे पहले चौंक गया कि इतनी रात को ये बच्चे यहाँ पर कैसे, यहाँ तो कोई नहीं था अभी तक, ये बच्चे कहाँ से आए, वो भी अच्छे कपड़े पहने हुए। लेकिन वो देख रहा है कि थोड़ा अजीब से भी बच्चे लग रहे, तो वो बच्चों से पूछ रहे कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए इतनी रात को, अभी तो तुम लोग नहीं थे, अभी कहाँ से आ गए। तो बच्चे लोग बोले कि हमारे पेरेंट्स का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लोग हमको लेने आने वाले हैं। तो पंकज बोला यहाँ तो कोई नहीं है। अब पंकज कुछ सवाल करना चाह रहा है बच्चों से, लेकिन बच्चे लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे। पंकज बोला जा रहा है, बच्चे लोग बस अपना खेलने में लगे हुए। तब पंकज सोचा यार कैसे बच्चे लोग जवाब नहीं दे रहा, और उसको डर भी लग रहा है उन लोगों को देख के। वो बच्चे लोग ऐसी हालत में देखे, कोई भी इंसान देखेंगे तो डर जाएगा। पंकज तो फिर भी हिम्मत वाला था कि वो एटलीस्ट उनसे सवाल करके वहां पे खड़ा था। फिर पंकज क्या किया, वापस से उसी पत्थरों पे जाके बैठ के जहां पर वो पहले बैठा था। अब वो फिर वापस से अपने धुन में लग गया। तब उसको क्या आवाज आ रही कि जो बच्चे अब खेल रहे थे वो अब पानी में डूब रहे हैं, वो लोग बचाओ बचाओ करके बुला रहे। अभी पंकज देखा, अरे ये बच्चे डूब रहे, ये भागा पानी में उनको बचाने के लिए, समुद्र में एकदम अंदर चला गया। अब जैसे ही वो अंदर गया, आधा पानी में चला गया, देखा तो कोई भी बच्चा नहीं, पूरा सन्नाटा। वो चारों तरफ देख रहा, कोई बच्चा नहीं, एकदम सिर्फ वही ठंडी हवाएं और वो पानी की लहर। वो देख रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी बच्चे खेल रहे थे, फिर बच्चों ने मुझे बुलाया और मैं जब यहाँ पे आया तो कोई नहीं। तब सडनली उसको ऐसा लगा कि उसका पैर खींच रहा है पानी के अंदर। वो उसको किसी ने घसीट लिया पानी के अंदर। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो लगभग पानी में डूब चुका था। वो किसी तरह से बचकर गिरते पड़ते पानी से बाहर निकला और रेत पे लेट गया। अब वो जोर जोर से सांस लेने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये चीज हो क्या रही है। तब उसकी नजर पड़ी, देखा तो दूर कहीं एक औरत जिसके बाल खुले हुए, एकदम अजीब सी, मतलब मानो कि एक सड़ी गली लाश होती है ना, बिल्कुल वैसी ही एक औरत। पंकज डर गया, वो औरत उसकी तरफ स्लो स्लो चल के आ रही थी। पंकज थोड़ा उठ के बैठने की कोशिश किया, क्योंकि उसकी हालत अभी थोड़ी देर पहले वो एक बड़ा सदमा देखा था, अब ये सडनली ये। वो थोड़ा उठ के बैठा, देखा था वो औरत जो चल रही थी वो भाग के आने लगी। पंकज उठ के खड़ा ही हुआ, वो औरत इतना नजदीक आ गई, पंकज कुछ नहीं कर पाया, वो औरत उसके आर पार होकर गायब। वो पीछे पलट के देखा तो वो औरत गायब। पंकज अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया। अब वो समझ गया कि अब मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, कैसे भी यहाँ से भागना है। वो भागने की कोशिश करेंगे, रेत की वजह से वो भाग भी नहीं पा रहा। वो किसी तरह से गिरते पड़ते हांफते गाड़ी तक पहुंचा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चालू किया। जैसी गाड़ी निकालने में तब देखा कि उसकी कांच पे किसी ने हाथ मारा। वो देखता तो एक आदमी जो एकदम ही दिखने में डरावना, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब से बाल, अजीब से उसके दांत, और मानो कि वो उसको किसी ने आधा जलाया हुआ, आधा वो ठीक है और आधा जला हुआ है। पंकज देखा उसको और उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। वो तुरंत गाड़ी चालू किया, वहां से निकल गया, ना आगे ना पीछे, सीधा उसने होटल में रोका। और जब होटल में पहुंचा तो उसने अपने साथ के दोस्तों को बताया कि मेरे साथ वो सारी चीजें हुई। होटल में रिसेप्शनिस्ट को बताया और उसके जो चीजें आजू बाजू के लोगों को बताया, तो लोग बोले कि हाँ, डुमस बीच में इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन वो हर किसी को दिखती नहीं है, बहुत ही कम लोगों को दिखती है। जिसका जो ऑरा, जिसका जो सितारा कमजोर होता है, बस उन्हीं को वो सारी आत्माएं दिखती है, बाकी किसी को नहीं दिखती है। तो बस यार, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी और भूतिया कहानी के साथ। टिल देन, बाय।